नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम बात करेंगे एक खबर की, और खबर यह है कि ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखी है सेबी को भी और वित्त मंत्रालय को भी कि कपास खली के वायदा पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि इसमें सट्टेबाजी की आशंका दिख रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीकेश अग्रवाल, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के। पीकेश जी, स्वागत है आपका। क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग? एक तो वैसे ही जो खाने पीने की चीज़ों की जो ट्रेडिंग होती है वायदा बाजार में, उस पर सरकार की नज़र है। 7 कमोडिटीज़ को एक साथ रोक दिया गया है। अब आप कॉटन सीड को लेकर के भी ये डिमांड कर रहे हैं, तो फिर फ्यूचर मार्केट चलेगा कैसे? क्या हो रहा है इसमें? क्या आपको दिक्कत लग रही है? जी, ये सवाल का जवाब देने के पहले सबसे पहले मैं आपका एक पॉइंट पर हाईलाइट करना चाहूंगा। कोकुड़ जो एक गाय को खिलाने का चारा है, उसमें लास्ट 2 मंथ में दे रहे काफी बड़ा मूवमेंट देखने के लिए मिला है। एक लो में दिसंबर जनवरी 2360 होकर ऊपर में 2925 तक हो चुका था। जो 565 रुपए का जो डिफरेंस है प्लस अप डाउन, वो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत मायने रखता है। और उस वजह से मार्केट फिजिकली टोटल डिस्टर्ब हो चुका है, और उसकी वजह से अभी 50% इंडस्ट्रीज तो बंद हो चुकी है। तो ये इंडस्ट्री को अगर बचाना है, गाय का चारा अगर बचाना है, तो इस पर कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शंस लेना बहुत जरूरी है। वायदा बाजार को बचाना है कि नहीं? पीकेश जी, ये बताइए। आप कह रहे हैं कीमतों में उतार चढ़ाव मार्केट में, ठीक है, आपकी बात मैं वो नहीं खारिज नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कुछ इसमें दिक्कत आ रही हो, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या वायदा बैन ही है क्या? कोई और रास्ता नहीं है क्या? अगर हाईवे पे कोई तेज गाड़ी चला रहा है, तो क्या हाईवे ही बंद कर दिया जाए, या तेज गाड़ी चलाने वाले को रोका जाए, उसके ऊपर कार्रवाई की जाए? देखिए, गवर्नमेंट को इस चीज पता चल गई कि कोई भी हाई प्राइस अगर राइज हो रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं स्पेकुलेशन जरूर छुपा हुआ है। उसी चीज को ध्यान में लेते हुए गवर्नमेंट ने पहले 7 कमोडिटीज को बैन लाने के लिए उसके ऑब्जर्वेशन रखा है कि इसमें क्या फिजिकल में मूवमेंट होता है। दूसरी बात, आप हाईवे की बात कर रहे हो, तो हमने पहले गवर्नमेंट को बहुत सारे सजेशन दिए हैं कि बाबा ये हाईवे की स्पीड बहुत ज्यादा हो रही है, एक तो इसकी स्पीड कम करो, या फिर यहाँ पर आप ब्रेकर लगाओ, या फिर यहाँ पे कोई ऐसी चीज लगाओ जिससे स्पीड के रिस्ट्रिक्शन आ सके। लेकिन गवर्नमेंट ने उस चीज पर अभी तक फोकस नहीं किया है। लेकिन अभी देखिए, लास्ट 2 मंथ के अंदर इसके अंदर जो फ्लक्चुएशन हुआ है, वायदा बाजार को बचाने के साथ साथ में फिजिकल में जो इंडस्ट्री उसको बचाना भी बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट को दोनों पहले, ये बात ठीक है, बिल्कुल मार्केट को बचाना जरूरी है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, आपकी बात ही सही है, इसको कैसे मान लिया जाए? क्योंकि जब आपने ये लेटर लिखा सेबी को और फाइनेंस मिनिस्ट्री को, उसके बाद सोशल मीडिया पे ये चल रहा है कि जो आपका ग्रुप है वो एक मिलर का ग्रुप है, और वो अपने फायदे के लिए इस तरह का लेटर लिखता है ताकि उनको, देखिए मैं आपको पढ़ के भी बता रहा हूँ कि ये खल बंद करने की मांग प्लांट वालों ने किया और बाजार उस बात से घटा। बाकी उसमें ये कहा जा रहा है कि ये प्लांट वाले इस तरह की डिमांड करके मार्केट घटाना चाहते हैं और ताकि माल ले पाएं। ये आरोप भी आपके ऊपर लग रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अब मार्केट में किसी भी चीज को लेकर बहुत सारी बातें उठती है। उस सारी चीजों को अगर हम लोग ध्यान में ना देते, ओनली जो प्रैक्टिकलिटी अगर उस पर अगर फोकस करना चाहे, तो हमारी इंडस्ट्रीज में ऑल इंडिया कॉटन सीड ऑयल इंडस्ट्रीज का सेक्रेटरी के हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज की ओर से अगर बोलना चाहूँ, तो ये स्पेकुलेशन की वजह से हमारी इंडस्ट्रीज आज बंद हो चुकी है। टोटली तरीके हैं ना सर, सेबी के पास भी, एक्सचेंज के पास भी पूरा सर्विलांस का सिस्टम है, सब कुछ ट्रैक हो सकता है। वायदा ही बंद कर दे, मतलब आप लोग कमाल डिमांड कर रहे हैं, वायदा बंद कर दे, फिर फ्यूचर मार्केट का पर्पस क्या रहेगा? मतलब आप आज कहेंगे आप कॉटन वाले हैं, आप कहेंगे कॉटन सीड को बंद कर दो, कल कोई और कमोडिटी वाले आएंगे बोलेंगे उसको बंद कर दो, फिर तो फ्यूचर मार्केट का मतलब ही नहीं रहा। हमने तो सेबी और एनसीडीएक्स के जो एक्सचेंज मार्केट है उसके मैकेनिज्म को लेकर भी काफी सारे सजेशंस गवर्नमेंट को दिए थे। जैसे लास्ट ईयर आपको भी रिपोर्ट में ध्यान में आया होगा कि एनसीडीएक्स के अंदर कपासिया खली के अंदर मिक्सिंग खली का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड हुआ था। तो उस मुद्दे को जो दिक्कत हो रही है, जो गड़बड़ी हो रही है, उसको बिल्कुल हाईलाइट किया जाना चाहिए, लेकिन उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि आप मैसेंजर को ही शूट कर दो। चलिए, बहुत शुक्रिया पीकेश जी आपका, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है। आगे भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन जो बेस्ट सॉल्यूशन हो वो होना चाहिए, ना कि आप वायदा को मतलब पूरी तरह से एकदम ब्लैंकेट बैन कर देना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आज मार्केट में आपके लिए किस तरह से मौके बनेंगे कमाई के। वंदना भारती हमारे साथ जुड़ रही है एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड की बात मैं पहले आपसे करूंगा। गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कि रेंज का मार्केट है, दबाव में दिखा, अब मार्केट बिल्कुल दायरे में फंसता हुआ दिख रहा है। इस वक्त 37 रुपए की नरमी है गोल्ड में, 48,200 के आसपास है, क्या करना चाहिए?
मृत्युंजय जी, ये 48,000 के करीब सपोर्ट ले रहा है और डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। अब जो मार्केट है कमोडिटी की, ये वन डे बाय वन डे सेल वाली है, तो वन साइडेड मूव नहीं है। आज के मूव का यहाँ पे फायदा उठाना होगा। एक अपसाइड मुझे लग रहा है जो है लिमिटेड है, लेकिन यहाँ पे अपसाइड बना रहेगा आज के दिन में। 48,200 पे यहाँ पे बाय करके चलना चाहिए। 48,325 का टारगेट यहाँ पे रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 48,150 का लेके चलना होगा। और मुझे लग रहा है कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करे और बिल्कुल छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करके यहाँ पे मार्केट से निकले, क्योंकि मार्केट में वन साइडेड मूव अभी किसी भी कमोडिटी में नहीं दिख रही है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की। और क्रूड का मार्केट इस वक्त करीब करीब 2% ऊपर है। 5,242 का लेवल है एमसीएक्स पर कच्चे तेल में। 94 से 95 रुपए की तेजी है। क्या कच्चे तेल की ये तेजी आपको टिकाऊ लग रही है वंदना जी? क्योंकि ओमिक्रॉन का खतरा तो बना हुआ है, डिमांड घटने की आशंका तो बनी हुई है। जी मृत्युंजय जी, ये अपनी जगह ये फैक्ट सभी यहाँ पे है और क्लैरिटी आने में बहुत समय यहाँ पे लगेगा। केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स में फॉल, और कल जो इक्विटी में एक पैनिक सेलिंग आई थी उसका एक इम्पैक्ट आया था, हमने क्रूड पे भी आता हुआ देखा था। आज के दिन में कल जो रिग काउंट डेटा आया वो इंप्रूव होकर आया है। 3 रिग काउंट जो है वो बढ़े हैं और अप्रैल के बाद अप्रैल 2020 के बाद रिग काउंट डेटा यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये एक पॉजिटिव है तमाम निगेटिव न्यूज के बीच में। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक थोड़ी सी जो वैल्यू बाइंग है क्रूड में वो यहाँ पे उभर के आ सकती है। वन साइडेड मूव इसमें भी नहीं है। यहाँ पे बताना चाहूंगी 52.25 के लेवल पे एक बार बाइंग करनी चाहिए। 5300 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 51.95 का या 90 का। ठीक है, तो ये राय आपकी है गोल्ड के ऊपर कि गोल्ड में इस वक्त किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। चांदी पर आपका व्यू? मुझे लग रहा है कि गोल्ड से ज्यादा हो सकता है कि आज के दिन में हम यहाँ पे चांदी में भी मूव आता हुआ अच्छा खासा देखें, और बेस मेटल्स में जो तेजी है वो भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा चांदी में। तो यहाँ पे अगर मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, मुझे लग रहा है कि 62,500 तक चांदी में एक मूव आता हुआ दिख सकता है। और गोल्ड से ज्यादा मुझे लग रहा है कि मृत्युंजय जी एक बार हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है 63,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे आता हुआ हमें चांदी में दिखे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंट्रा डे भी पोजीशन ले सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी पोजीशन ले सकते हैं। 62,500 पहला टारगेट होगा, जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 63,000 का। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई चांदी पर। कच्चे तेल पर आपने बाइंग की राय दी, गोल्ड में आपकी राय बाइंग की है। अब आते हैं मेटल पे। मेटल में आज के लिए मेटल में तेजी है और जिंक में सारे मेटल को अगर देखें तो उनमें से जिंक की तेजी सबसे ज्यादा है, करीब करीब 1.25% की। ये तेजी क्यों है और इस तेजी पर करना क्या चाहिए जिंक में? मृत्युंजय जी, अभी काफी डेटा भी आ रहे हैं। थोड़ा सा जो डेफिसिट है ये भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा है जिंक का, और ऐसी कमोडिटी है जो ऑलरेडी यहाँ पे डिमांड में थी और थोड़ा सा स्टॉक पोजीशन से यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है एलएमई में। तो मेरे ख्याल से उसका भी इम्पैक्ट जिंक में आ रहा है और तमाम बेस मेटल्स में अपसाइड है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे जो पॉजिटिव मूव है वो यहाँ पे जिंक में है। थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगी कि थोड़ा सा करेक्शन के पास यहाँ पे बाइंग करे। 282.5 या 283 के करीब यहाँ पे बाइंग करे। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली ये कमोडिटी एक बार 285.5 तक जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 281.5 का। तो मेरे ख्याल से अभी थोड़ा भी डेटा पॉजिटिव होके आता है इस हफ्ते जो डेटा है, तो इसमें जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे पॉजिटिव और बढ़ेगा, और आने वाले टाइम में एक बार हो सकता है कि 288 तक के जो फिगर्स है वो भी उसमें आते हुए दिखे। ठीक है, ओके, तो ये राय आपकी हो गई जिंक के ऊपर। ठीक है, और जिंक के अलावा कॉपर, लेड, निकल, यहां पर आपका व्यू वंदना जी? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी की अगर तीनों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो एक पॉजिटिव मूव है मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रीमियम अभी भी यहाँ पे हायर साइड अगर एशियन मार्केट की बात की जाए, और यहाँ पे मुझे एक बार अगर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को मैं अगर देखूं तो मुझे लग रहा है 218 के करीब ऑलरेडी मार्केट है। यहाँ पे 222 के करीब मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कॉपर को छोड़ के अगर हम निकल में ज्यादा ध्यान देते हैं तो ऊपर में एक बार 1555 से लेके 1560 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो जो बेस मेटल काउंटर है कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे अपसाइड में ट्रेड कर रहा है एज कंपेयर टू एनर्जी काउंटर। ओके, ठीक है। अच्छा, कॉटन का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? कॉटन में भी क्या करना चाहिए? कॉटन की मार्केट ओवरऑल मृत्युंजय जी देखे तो यहाँ पे होल्ड करके भी लोग चल रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सप्लाई साइड कम है, स्टॉक भी कम है और डिमांड जो है ऑलरेडी हाई है। लेकिन फिलहाल में मुझे लग रहा है कि ऊपरी स्तर से एक करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल सकता है आज से कल तक के ट्रेडिंग सेशन में। 31,650 पे मैं रिकमेंड करूंगी कि एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। 31,500 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 31,725 रुपए का लगा के चलना होगा। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात यह है कि ये मैंने 1 से 2 दिन कल तक के लिए मैंने ये टारगेट दिए हैं।
ओवरऑल अगर कॉटन का आउटलुक देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि 21 में इसने आउट परफॉर्म किया है और 22 में भी इसमें एक पॉजिटिव आउटकम ही होना चाहिए, पॉजिटिव रिटर्न ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कॉटन के ऊपर। अच्छा, जीरा वायदा आपको लगता है कि अभी खरीदना चाहिए? दो कमोडिटी ने बहुत अच्छा ट्रेड करा है मृत्युंजय जी स्पाइसेस में। अगर देखें तो जीरा और कोरिएंडर दो में काफी बढ़िया मूव आया है और यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी काफी इंप्रूव हुए हैं और टर्की सीरिया से सप्लाई साइड कम है। तो टर्की सीरिया मेन कॉम्पिटिटर है, सप्लाई कम है। मुझे लग रहा है कि जितने भी अभी यहाँ पे विंटर डिमांड आएंगे मसालों के, वो इंडिया की तरफ ही आएंगे और उसका फायदा ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे। जीरा में मैं यहाँ पे बाइंग में ही रहना चाहूंगी, 17,200 के करीब बाइंग करना चाहिए। 17,395 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 17,125 रुपए का। चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका डिटेल में बताने के लिए कि अभी कमोडिटी मार्केट में कहां पर ट्रेडिंग के कमाई के मौके बनेंगे। लेकिन आज शाम 5:30 बजे आपके लिए एक बेहद खास इंटरव्यू हम करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार महंगाई पर वार कर रही है, एक तरफ वायदा कारोबार को बंद किया गया है 7 कमोडिटीज़ के, दूसरी तरफ आज रिफाइंड पाम तेल इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ा दी गई है मार्च 2022 तक। तो आज हम ऑयल पर स्पेशली बात करेंगे कि ऑयल पर जो इतने एक्शन हुए हैं, पूरे ऑयल कॉम्प्लेक्स की ट्रेडिंग को बैन किया गया है, फ्यूचर ट्रेडिंग को, अब इंपोर्ट की समय सीमा बढ़ा दी गई है। क्या इसका इम्पैक्ट कीमतों के ऊपर होगा? क्या आने वाले वक्त में आपके लिए खाने के तेल के दाम और कम हो जाएंगे और इसका इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? इस पर सबसे बड़ा इंटरव्यू आज शाम 5:30 बजे हम करने जा रहे हैं। लंदन से गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब मिस्त्री हमारे साथ लाइव होंगे शाम 5:26